वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में, और खास करके बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या किसी अन्य विश्वविद्यालय में हैं, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। बीए प्रथम सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र में आपको पढ़ना पड़ता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। तो उसमें दो पेपर आपको मतलब देने होते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। एक पेपर कोड होता है आपका ईडीयू 102 यानी कि 102 का, और एक 103 का कोड वाला होता है ईडीयू। ठीक है, तो दोनों को मैं आपको बता दूंगा, दोनों से बनने वाले प्रश्नों को मैं समझा दूंगा। तो आज का जो वीडियो है वो है ईडीयू 10 मतलब कि 2 वाला जो पेपर है आपका, यानी पहला पेपर, उससे बनने वाले प्रश्न। तो टॉप 100 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे बारीकी के साथ। आइए देखने का प्रयास करते हैं। पहला, और एक बात और आपको बता दूं, अभी आज ही आप लोगों ने 7 बजे से जो क्लास देखी होगी उसमें मैंने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो पेपर हुआ है एजुकेशन का, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन का, ठीक है, माइनर पेपर है, वो मेजर के लिए इंपॉर्टेंट है। चूंकि आप देखेंगे आपकी परीक्षा में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में वही प्रश्न आ सकते हैं। तो आप 75 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले उसमें भी मैंने बताए हैं, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो आज 7 बजे वाली क्लास है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पेपर को सॉल्व करवाया, तो आप उसमें बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे कि आपकी परीक्षा में हूबहू मिल जाएंगे। देखिए, प्रश्न शिक्षा के बीच 3 ध्रुव कौन से हैं। देखिए, त्रिध्रुवीय मॉडल या एक प्रकार से त्रिमुखी शिक्षा को त्रिमुखी मॉडल किसने प्रस्तुत किया शिक्षा का? त्रिमुखी मॉडल या त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षा को कौन मानता है? तो जॉन डी भी मानते हैं। ठीक है, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कौन मानता है? जॉन एडम्स मानते हैं। तो जो 3 ध्रुवीय पूछा गया है, ये किसका मॉडल है? ये जॉन डी का मॉडल है। 3 ध्रुव जो शिक्षा के हैं, पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है विद्यार्थी, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें प्रधानाचार्य तो गलत हो जाएगा, इसमें विद्यालय विद्यार्थी शिक्षक है, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थी और माता पिता, ये भी गलत हो जाएगा। ये जो आपका त्रिमुखी मॉडल है शिक्षा का, वो है क्या? शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। किसने बताया है? तो जॉन डीबी ने बताया इसको। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है किसको? थॉर्नडाइक को, स्पीयरमैन को, साइमन को, या अल्फ्रेड बिने को? तो किसको कहा जाता है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताएं प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न आपसे पूछा गया, बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहते हैं भाई? तो बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अल्फ्रेड बिने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। आईक्यू जो नापने का तरीका है, ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही बताया गया था। आईक्यू का सूत्र क्या होता है, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक सामान्य बच्चे की आईक्यू लेवल कितनी होती है? तो एक सामान्य बच्चे की आयु की लेवल 90 से लेकर के 110 के बीच में होती है। ठीक है, कितने बीच में? 90 से 110 के बीच में अगर आईक्यू लेवल है, तो आप मान लीजिए कि बच्चे की आईक्यू लेवल, अब एक सामान्य बच्चा है 120 से 140 के आसपास है, तो जान लीजिए बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, मतलब ब्रिलियंट है, होशियार बच्चा है। 140 से अधिक हो, जान लीजिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से पढ़ने लिखने में या क्रिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, प्रगतिशील बालक है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बालक है। ठीक है, 90 से कम है तो आप जान लीजिए कि वो औसत से कम है, यानी कि मूर्ख टाइप की श्रेणी में आप रख सकते हैं उसको। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं, तो सामान्य जो, मतलब ये निकाला कैसे जाता है आईक्यू लेवल? आईक्यू लेवल को, या आईक्यू को, आई मतलब होता है इंटेलिजेंट, क्यू मतलब होता है क्वोशेंट, यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। इंटेलिजेंस को हिंदी में कहा जाता है बुद्धि। ठीक है, क्या कहता है? बुद्धि। और क्वोशेंट को कहते हैं लब्धि। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि जो होती है उसी को बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वोशेंट, या शॉर्ट फॉर्म में उसी को कहते हैं आईक्यू। आईक्यू की अगर बात की तो आईक्यू का सूत्र होता है, अल्फ्रेड बिने महोदय कहते हैं कि आईक्यू निकालने का तरीका क्या होता है? आईक्यू निकालने का तरीका ये होता है कि बच्चा जो है, मान लेते हैं बच्चा 10 साल का है, अब वो कितने साल के बच्चों से व्यवहार कर रहा है? 5 साल बच्चे से व्यवहार कर रहा है वो बच्चा। ठीक है, यानी 5 साल उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी है? 5 साल है, यानी कि तो 5 ऊपर कर देंगे, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, यही सूत्र होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। वास्तविक आयु मतलब क्या होता है? जितना बच्चे, कितना साल का है बच्चा, डेट ऑफ बर्थ उसकी मान लेते हैं जो भी रही होगी, तो 10 साल उससे डेट ऑफ बर्थ से हो गया, 10 साल की वास्तविक आयु वो हो गई। मानसिक आयु यानी कितने साल के बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, वो 5 साल जैसे व्यवहार कर रहा है, तो 5 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखो आईक्यू लेवल क्या निकलेगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 2 बचा यहाँ पर 2, और 2 पंचे 10, यानी सीधा सीधा कितना हो गया आपका?
या ऐसे अगर जीरो से काटे तो 50, यानी बुद्धि लब्धि उसकी कितनी निकली भाई, 50 निकली। अब 50 बुद्धि लब्धि वाला आप सोचो कि कैसा होगा। 50 बुद्धि लब्धि वाला जो बच्चा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एकदम से मूर्ख होगा, डल होगा, ठीक है, एकदम से जो है बहुत ज़्यादा मूर्ख होगा। चूंकि आप देखेंगे 10 बुद्धि लब्धि मतलब कि 10 वास्तविक आयु है, 5 साल जैसे व्यवहार करेगा तो कैसा होगा, वो खुद ही सोच लीजिए। ऐसे बुद्धि लब्धि निकालने के लिए सामान्य जैसे मान लेते हैं बच्चा जो है, मान लेते हैं कि 15 साल का है, ठीक है, और मतलब बच्चा मान लेते हैं 15 साल का है, ठीक है, और इसके अलावा 15 साल मान मान लेते हैं बच्चा 20 साल का है कोई व्यक्ति, ठीक है, और वो कितने साल जैसा व्यवहार कर रहा है, 20 ही साल जैसा व्यवहार कर रहा है। तो गुणे 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब पूरा ये कट जाएगा 20 से 20। तो यानी 100 जब निकलेगा 90 से 110 के बीच में होगा। अगर 90 91 निकला, 92 निकला, 93 निकला, ठीक है, जितना भी निकलेगा काटने पीटने पर अगर उसका होगा, ठीक है, या जो है 100 निकला, 110 105 106 निकला, तो आप समझ लीजिए सामान्य बालक है। चूंकि सामान्य बालक कैसे, चूंकि 20 साल ये, 20 साल का मानसिक आयु, 20 साल का वास्तविक आयु, तो कोई अंतर नहीं रहता, तो यानी सामान्य बालक है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। वैसे आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य है। शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य इनमें से क्या है, आध्यात्मिकता नहीं है, नैतिकता भी नहीं है, सामाजिकता भी नहीं है। शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिक्षा का कार्य क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का काम है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं यूजीसी, अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है इसको। तो यूजीसी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी बताइए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना, सॉरी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 53 से प्रोसेस चल रहा था, लेकिन फाइनली आकर के 1956 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इग्नू जो है एक मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है, वो ओपन यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। इग्नू और दूरस्थ शिक्षा को लेकर के काम करती है। तो इग्नू जो है नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है इग्नू, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो है सितंबर 1985 में इग्नू की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, शिक्षा के साधन है, औपचारिक साधन भी होते हैं, अनौपचारिक और निरौपचारिक भी होते हैं, ठीक है। निरौपचारिक इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, इसको बोलते हैं आप जो है इनफॉर्मल एजुकेशन, और इसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। औपचारिक शिक्षा जैसे विद्यालय वगैरह में एक व्यवस्थित क्रम से आप शिक्षा पाते हैं, तो वो औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा जब आप घर से, क्रीड़ा समूह से, आपके परिवार के लोग, आपके समूह के लोग आपको कुछ वैसे बता दें, चलते फिरते जो आप सीख रहे हैं इधर उधर, वो सब अनौपचारिक शिक्षा है। निरौपचारिक शिक्षा का मतलब ये अभी नई इसका विकास हुआ है, नया नया, क्योंकि टेलीविजन से आप कुछ देख लें, समाचार पत्रों में कुछ पढ़ लें, या आप किसी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ जानकारी ग्रहण कर लें, तो वो सब आपका निरौपचारिक साधन होता है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा में निरौपचारिक साधनों का प्रयोग करके किया जाता है। तो शिक्षा के तीनों साधन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका घ लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, संस्कृति बनी है किससे। संस्कृति समन्वित रीति रिवाजों से भी बनी है, परंपराओं से भी बनी है, और प्रचलित व्यवहारों से भी बनी है, यानी इन सभी से बनी है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे और भी बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, शिक्षा है, शिक्षा क्या है, एक किताब है, एक व्यक्ति है शिक्षा, एक व्यवसाय है, या ज्ञान और अनुभव है शिक्षा। तो शिक्षा क्या है भैया, आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा क्या होता है, ज्ञान और अनुभव होता है शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण क्या है। मैंने आपको औपचारिक अनौपचारिक बता दिया, आप बताएं औपचारिक क्या है। देखिए, घर जो होगा, परिवार जो होगा, समाज जो होगा, ये शिक्षा के औपचारिक नहीं है साधन, ये सब अनौपचारिक साधन है। कैसे साधन है भैया, अनौपचारिक साधन है, ठीक है, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से आपको नहीं पढ़ाएंगे। वैसे आम मतलब कि जो भी मतलब सीरियल से नहीं कुछ होगा, मतलब जो है ऊबड़ खाबड़ जैसे कुछ भी मिल जाएगा तो पढ़ा देंगे आपको। मतलब कि ये होता है कि भाई एक व्यवस्थित तरीके से स्कूल में आप केवल पढ़ते हैं, विद्यालय में आप पढ़ते हैं एक व्यवस्थित शिक्षा। तो विद्यालय आप लगाएंगे, औपचारिक शिक्षा विद्यालय में मिलती है, जिसमें एक साल पढ़ने के बाद में आपको मार्कशीट मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो औपचारिक शिक्षा वो होती है। आगे देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अच्छा, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, एक साल के अंदर आपको पूरा पाठ्यक्रम खत्म करना होता है, टीचर आपको आकर के पढ़ाते हैं, एक क्या पढ़ाना है वो भी पहले से निर्धारित होता है, प्री प्लान सब कुछ होता है औपचारिक शिक्षा में। अनौपचारिक शिक्षा में कोई प्री प्लान नहीं होता, जैसे मिले
जहाँ मिले वहीं सीख लिया, जिससे मिले उससे सीख लिया। उसमें एक छोटे से चींटी से लेकर के और एक प्रकार से हाथी तक सभी लोग एक जो है मास्टर होते हैं, सभी लोगों से व्यक्ति सीखता रहता है। तो दुनिया में जब तक व्यक्ति जब से पैदा हुआ है और जब तक मर नहीं जाता तब तक सीखता रहता है। शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है ये इसकी दृष्टि से होता है। तो उसमें अनौपचारिक साधनों का प्रयोग करके व्यक्ति जो सीखता है वो शिक्षा के बृहत रूप का एक प्रकार से प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है, देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, फटाफट से आप बताएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। अब पारित कब हुआ है? ये पारित 2009 में ही हो गया था। लागू कब हुआ अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1 अप्रैल को लागू हुआ था। कब लागू हुआ भैया? 1 अप्रैल को लागू हुआ था। कब? 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, तो लागू होने के लिए नहीं पूछा गया, पारित हुआ पूछा गया है। तो पारित 2009 में ही हो गया था, तो इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे शिक्षा के साधन है, औपचारिक साधन, अनौपचारिक और निरौपचारिक, तीनों साधन है। घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे किसी भी राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? यानी जो डायरेक्टर या कुलाधिपति जो होता है किसी भी राज्य विश्व स्टेट यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति होते हैं, आप देखिएगा जैसे राम मनोहर लोहिया के आनंदीबेन पटेल होंगी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय की भी आनंदीबेन पटेल आपको मिलेंगी। इसके अलावा जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी आनंदीबेन पटेल ही कुलाधिपति आपकी हैं। ऐसे ही आप बता दूं कि जितने भी राज्य के जो मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलाधिपति होते हैं, ठीक है, जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? चांसलर जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं उस राज्य के। तो यूपी के जो राज्यपाल हैं इस समय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। तो आनंदीबेन पटेल जी की अगर बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल जो हैं वो कुलाधिपति होती है हर एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, केंद्रीय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे राम मनोहर लोहिया लखनऊ, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। तो ये सब यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूपी में आनंदीबेन पटेल जी होंगी। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में जब आप जाएंगे तो वहाँ के जो राज्यपाल होंगे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं। अंग्रेजी में चांसलर कहा जाता है। इसीलिए आप देखते हैं वाइस चांसलर आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर जो होते हैं वो एक प्रकार से फुल फॉर्म में होते हैं, वहाँ पर काम देखते हैं। लेकिन उसके जो कुलाधिपति होते हैं यानी कि चांसलर होते हैं वो वही होते हैं। क्या होते हैं? कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका का लगा दें करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा विद्यालय समाज का लघुत्तम रूप है, मतलब कि छोटा सा रूप है, ये कथन किसका है? विद्यालय समाज का लघुत्तम रूप है, ये कथन का जॉन डीबी का है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची यानी शिक्षा पर अब अधिकार जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकेंगी शिक्षा को लेकर के। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय जो है ये चीज करी गई थी। घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन इसका नाम होता है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन एक प्रकार का कैमरा होता है सीसीटीवी, ठीक है, जो निगरानी रखने के लिए दुकान वगैरह में या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लगाया गया ताकि नकल वगैरह ना हो पाए, तो वही सीसीटीवी होता है। घा ऑप्शन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित है। सामाजिक अंतःक्रिया में विरोध, सहयोग और समायोजन तीनों संकलित होते हैं। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न सृजनात्मकता का मौलिक घटक इनमें से कौन सा है? सृजनात्मकता का मौलिक घटक होता है लचीलापन, सबसे ज्यादा मौलिक घटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? बेसिक शिक्षा प्रणाली की बात किसने करी थी? महात्मा गांधी ने करी थी। बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा की बात करें तो महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा एक ही है। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन है? महात्मा गांधी हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम जो बताया महात्मा गांधी ने वो मातृभाषा बताया था। कौन सी भाषा? मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वस्तुनिष्ठता की मुख्य विशेषता क्या है? बताइएगा। वस्तुनिष्ठता की मुख्य विशेषता क्या है? वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता तीनों होती है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न शिक्षा का सार्वभौमिकरण संबंधित है पूर्व प्राथमिक संस्था से, शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या माध्यमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से? शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो संबंधित है वो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न सीखने का स्थानांतरण है। सीखने का स्थानांतरण है
सीखी हुई जो वस्तु है या जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वो अन्य परिस्थितियों में अगर उसी ज्ञान का प्रयोग करके आप जो है बढ़िया तरीके से सफल हो जाते हैं, तो वही होता है सीखने का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा जो है वो निरौपचारिक शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? निरौपचारिक। मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर घ। जैसे मोबाइल से आप घर पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो ये निरौपचारिक शिक्षा एक माध्यम से आप कर रहे हैं, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से आप कर रहे हैं। हालांकि आप पढ़ अपना सिलेबस ही रहे हैं, लेकिन ये निरौपचारिक साधन है। क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, बाह्य मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। बाह्य मूल्यांकन का अर्थ होता है कक्षा में बैठकर मूल्यांकन नहीं, बाह्य शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों देकर नहीं, इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी बाहरी स्तर पर जब जांच की जाती है बच्चों की, तो वो होता है बाह्य मूल्यांकन, ठीक है। तो इसका घा ऑप्शन लग जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। बुद्धि सीखने की योग्यता, इसको कहा था बकिंघम महोदय ने। इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, स्वामी विवेकानंद जी ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के समर्थक। बुद्धि के द्विखंड के सिद्धांत के समर्थक कौन है भैया? स्पीयरमैन है। 1923 में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? स्पीयरमैन ने। आगे देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जीविकोपार्जन, चरित्र निर्माण, शारीरिक शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीव शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा उत्तरदायित्व है। माध्यमिक शिक्षा उत्तरदायित्व है किसका? राज्य का उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नहीं है। कौन सा दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नहीं? इनमें से देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ से रिलेटेड है। पत्राचार भी दूरस्थ, यानी कहाँ से छपता है और कहाँ जाता है पढ़ते हैं, तो आप ये दूरस्थ शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। विद्यालय और कॉलेज जो है ये दूरस्थ शिक्षा से नहीं है, ये आपके कैसे हैं? ये औपचारिक साधन है। क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अधिगम के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अधिगम के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक महोदय। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर, सॉरी खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है इनमें से। रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ईमेल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि सिद्धांत नहीं है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि सिद्धांत नहीं है, बताइए। बुद्धि सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एकत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत ये बुद्धि के सिद्धांत है। प्रत्यागमन का सिद्धांत एक अनुवांशिकीय सिद्धांत है। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन है इनमें से। तो वर्तमान में मजदूर जो है सर्वश्रेष्ठ संसाधन माने जाते हैं। का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सच्ची शिक्षा का अर्थ क्या है। सच्ची शिक्षा का अर्थ है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किसका जन्मदिन अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इनका जन्म भी 5 सितंबर को हुआ था 1888 में। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? पहले देखिए, मनोविज्ञान जब शुरुआत में परिभाषा विद्वानों ने दी तो कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर धारणा आई कि मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर आई कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और लास्ट में आई जो आधुनिक विचारधारा, वो आई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। यानी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पत्राचार शिक्षा का सर्वप्रथम शुभारंभ कहाँ से हुआ। तो पत्राचार शिक्षा की बात अगर करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ है 1962 में, 1962 से। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? सर्वांगीण विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है, विद्या विहीना नरः पशु समाना किसने कहा, बताएं। विद्या विहीना नरः पशु समाना किसका कथन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। विद्या विहीना नरः पशु समाना, ये कहा था भर्तृहरि जी ने। भर्तृहरि जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, दृष्टि ही सृष्टि है, यह कथन किसका है? दृष्टि ही सृष्टि है, ये किसने कहा था? प्रोफेसर बर्कले ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सा विद्या या विमुक्ते, यह कथन किसका है?
सा विद्या या विमुक्ते, शंकराचार्य जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान है, क्या है ज्ञान? ज्ञान क्या है भाई? विचारों की अभिव्यक्ति ही ज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, ज्ञान के विषय हैं। ज्ञान के कितने विषय होते हैं? 5 विषय होते हैं ज्ञान के। कौन कौन से? 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उन्हीं से एक एक विषय होते हैं संबंधित। एक होता है रूप, ठीक है, यानी कि देख करके। रस, यानी कि उसको जीभ से चख करके। गंध, सूंघ करके। शब्द, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं? बोल करके, ठीक है। और स्पर्श, यानी कि उसको छू करके। समझ रहे हैं चीजों को? तो इस तरीके से जो है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये ज्ञान के 5 विषय होते हैं। ध्यान रख लीजिए कौन कौन से। पहला है रूप, दूसरा है रस, तीसरा है गंध, चौथा है आपका जो है शब्द, और पांचवा है स्पर्श। ये 5 अंग होते हैं ज्ञान के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में। ज्ञान का आधार क्या है? बताइएगा। ज्ञान का आधार है, ज्ञान का आधार क्या होता है? ज्ञान का आधार है आत्मगत प्रत्ययवादी सिद्धांत। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है। ज्ञान प्राप्ति का माध्यम क्या है? देखिए, तर्क और द्वारा वास्तविकता से, ये भी ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है। सूचना से भी और किताबों से भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, विद्या और ज्ञान में अंतर है, तो यहाँ पर ज्ञान वैसे किताबों से आजकल मिल रहा है, सूचना से भी मिल रहा है, तर्क और वास्तविकता से तो मिल ही रहा है। इसमें जो 90% मतलब कि ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो वास्तविक आंसर हो सकता है ये हो सकता है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के माध्यम सूचना भी है और किताबों से भी है। तो इसका डी ऑप्शन अगर दिया है सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर ये डी ना दिया होगा तो आप ए ऑप्शन बड़े आसानी से लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च गुणों की प्राप्ति का एकमात्र साधन ज्ञान है, यह कथन किसके हैं? बताएं। सर्वोच्च गुणों की प्राप्ति का एकमात्र साधन ज्ञान से है, यह कथन है प्लेटो का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, ज्ञान ही वह पंख है जिससे हम स्वर्ग तक उड़ सकते हैं, यह विचार किसका है? विलियम शेक्सपियर का यह विचार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ज्ञान ही शक्ति है, यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है, वैसे तो इसको सबसे पहले शुरुआत में कहा गया था अरस्तू के मुखारबिंदों से, लेकिन बाद में आकर के इसको एक व्यवस्थित धरातल पर जो लिखा है, उन्होंने लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। 1597 में फ्रांसिस बेकन ने इस बात को कही थी, ठीक है। तो ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन फ्रांसिस बेकन ऑप्शन में है नहीं, तो आप अरस्तू लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ज्ञान धर्म है, किसका कथन है? प्लेटो का कथन है ज्ञान धर्म है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? तो देखिए, जो व्यक्ति प्राचीन काल में 24 साल तक शिक्षा ग्रहण करता था, अगर प्राचीन काल में आपने 24 साल तक शिक्षा ग्रहण करा है, 24 वर्ष तक, तो आपको वासु मतलब कि कहा जाता था। उस विद्यार्थी को क्या कहते थे? वासु कहते थे। जो व्यक्ति जो है 36 सालों तक शासन करता था, उसको क्या बोलते थे? रुद्र कहते थे। और जो व्यक्ति 48 वर्षों तक शासन करता था, उसको आदित्य बोलते थे। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? प्राचीन काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को आदित्य कहा जाता है। 48 साल, ठीक है। 24 साल किसके लिए है? वासु के लिए, यानी वासु से दुगुना पड़ता था आदित्य। और 36 यानी कि 12 3 36। तो इस तरीके से क्या, कौन 36 जो है, अगर 36 साल तक आपने शिक्षा ग्रहण किया, 36 वर्ष तक प्राचीन काल में, तो आप रुद्र के मतलब कि रुद्र उपाधि आपको मिल जाती थी, रुद्र कहा जाता था उन बालकों को। वासु जैसे आजकल डिग्री और ये सब मिलती है, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे वहाँ पर वासु और रुद्र आदित्य ये सब डिग्रियों के नाम आप मान सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से, प्राचीन शिक्षा संबंधित है किससे? वेदों से। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्राचीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो जो ये शिक्षा दर्शन है, ये किस पर आधारित है? आदर्शवाद पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, परा विद्या संबंधित है किससे? परा विद्या जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड है। बाह्य जगत का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये परा विद्या है। और जबकि यह परा विद्या जो होती है भौतिक जगत के ज्ञान से रिलेटेड है। दो प्रकार की विद्या होती है, विद्या के दो रूप होते हैं, एक होता है परा और एक होता है अपरा। परा जो है वो कहाँ से है? परा यानी कि पारलोक से, यानी कि ब्रह्म जगत का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो है। अपरा विद्या जो भौतिक जगत का ज्ञान है वो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो और परा विद्या किससे रिलेटेड है? आध्यात्मिक ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्राचीन काल में गुरु को माना गया है, किसी क्या माना गया गुरु को? प्राचीन काल में गुरु को क्या माना गया है? गुरु को ब्रह्म का स्वरूप भी माना गया है, समाज सुधारक भी माना गया है और ज्ञाता भी माना गया है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। वैसे गुरु को प्राचीन काल में एक श्लोक आपको मिलता हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्म स्वरूप माना जाता है, लेकिन जब ऑप्शन ये सभी दिया हो तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, क्योंकि समाज सुधारक भी एक गुरु होता है और ज्ञाता भी एक गुरु होता है, ठीक है, और ब्रह्म स्वरूप तो होता ही है। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे प्राचीन गुरु की विशेषताएं हैं। प्राचीन गुरु की क्या विशेषताएं हैं? चरित्रवान और शालीन होता है, बिल्कुल चरित्रवान और शालीन होता है, ठीक है। निष्पक्ष व्यवहार वाला भी होता है, सदाचारी और विनयशील भी होते हैं गुरु, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं एक प्राचीन गुरु की होती थी। आगे देखेंगे विद्या प्राप्ति का माध्यम है। विद्या प्राप्ति का माध्यम देख करके भी विद्या आप जो है अध्ययन करते हैं, सुन करके भी और पढ़ करके भी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सभी माध्यम विद्या प्राप्ति के हैं। अगला प्रश्न, विद्या है क्या है? एक विधि है या एक प्रक्रिया है? तो विद्या एक विधि भी है और प्रक्रिया भी है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे विद्या की प्रथम मुद्रा है, बताइएगा विद्या की प्रथम मुद्रा क्या है? विद्या की प्रथम मुद्रा होती खेलना, बच्चा पहले खेल करके ही सीखता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्या का मूल अर्थ क्या है? विद्या का मूल अर्थ होता है आत्मज्ञान और सत्य ज्ञान दोनों से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, विद्या के रूप है। विद्या कितने रूप हैं? दो रूप, परा और अपरा। अगला क्वेश्चन से परा विद्या है, परा विद्या क्या है भाई? परा विद्या जो है ब्रह्म जगत का ज्ञान करवाती है परा विद्या, और अपरा विद्या क्या करती है? अपरा विद्या भौतिक जगत का ज्ञान करवाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बताइएगा शिक्षा आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकाशन है या कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। शिक्षा आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकाशन है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था फ्रोबेल महोदय ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य होता है खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता भी, रोजगार के अवसर, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, ठीक है, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक स्थिरता, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, ये सब राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य आप मान सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूएनओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसके कितने सदस्य हैं? इसके कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें यूनेस्को यानी यूनेस्को भी है, डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। इसके अलावा आईएलओ जो है, आईएलओ को मतलब होता है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है, उसी को आईएलओ कहते हैं, वो भी है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चरित्र विकास का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, चरित्र का विकास, चरित्र निर्माण करना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, किसी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना ही उसके शैक्षिक मूल्यों का वर्णन करना है, या कथन किसका है? बताइएगा। ब्रूबेकर ने कहा था, क्या कहा था जे.एस. ब्रूबेकर ने, कि किसी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना ही उसके शैक्षिक मूल्यों का वर्णन करना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निरौपचारिक निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की सर्वसुलभता को बढ़ाना, सभी लोग शिक्षित हो सकें और कमजोर वर्ग के जीवन के स्तर जो है वो भी ऊंचे उठ सके, तो बिल्कुल ये दोनों होंगे, उपरोक्त तो दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम। आगे देखें किसने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के बहुमुखी और सर्वोत्तम विकास से है, तो महात्मा गांधी कहीं पर है, यम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यह कथन उन्हीं का है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, संस्कृति बनी है, बताएं संस्कृति बनी है किससे? समन्वित रीति रिवाजों से भी बनी है, परंपराओं से मिलकर के भी बनी है, प्रचलित व्यवहारों से भी बनी है, और उपरोक्त तो सभी से बनी है, डी ऑप्शन लगा देंगे, इन सभी से मिलकर के संस्कृति बनती है, कल्चर बनता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीयता विकसित किया जाता है। शिक्षा के द्वारा, बताइएगा शिक्षा के द्वारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? बताइएगा, शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीयता विकसित किया जाता है, विद्यालय के शिक्षकों का विचार और दृष्टिकोण व्यापक रख करके, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों को मना करके ये भी राष्ट्रीयता को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाला पाठ्यक्रम सम्मिलित करके भी हम राष्ट्रीयता का विकास कर सकते हैं बच्चों के अंदर, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी विशेषताओं के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम राष्ट्रीयता का विकास कर सकते हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय एकता की भावना किसके लिए आवश्यक है? राष्ट्रीय एकता की भावना किसके लिए आवश्यक है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। राष्ट्रीय एकता की भावना के लिए किसके लिए आवश्यक है? राष्ट्रीय एकता की भावना जो है किसके लिए आवश्यक है? लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक है, शांति स्थापना के लिए भी आवश्यक है, अनेकता में एकता के लिए भी आवश्यक है, यानी इन सभी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी के लिए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना कब हुई? बताइएगा, राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना कब हुई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय एकता समिति की जो स्थापना हुई है 1967 में हुई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, राष्ट्रीय एकता
समिति की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आज क्या है? शिक्षा का अभाव, ये तो बिल्कुल मतलब कि ये तो उतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बाधा की अगर बात करें तो सांप्रदायिकता आजकल राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे राष्ट्रीय विकास का आधार क्या है? राष्ट्रीय विकास का आधार क्या होता है? आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। ये सब विकास ही आधार है राष्ट्रीय विकास के। इन सभी का विकास होगा तो राष्ट्रीय विकास ऑटोमेटिक होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, विश्व नागरिकों में कौन सी प्रवृत्तियां पनपती हैं? बताएं। विश्व नागरिकों में सहकारिता, विश्व अवबोध और संवेदनशीलता की प्रवृत्तियां पनपती हैं विश्व नागरिकों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उपयोगी नहीं है? बताएं। निम्न में से निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उपयोगी नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे। तो अंतरजातीय विवाह जो है ये उपयोगी नहीं है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए। बाकी भावात्मक एकता, एक मिनट, क्या पूछा गया आपसे? निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी नहीं है? उपयोगी नहीं है राष्ट्रीय एकता के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय एकता के लिए देखिए, जातिवाद उपयोगी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आर्थिक समानता, भावात्मक एकता और अंतरजातीय विवाह, ये तीनों राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उपयोगी हैं। जातिवाद उपयोगी नहीं है, ठीक है। जातिवाद को खत्म करना चाहिए। जातिवाद अगर रहेगा तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ती रहेगी हमेशा। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कि जातिवाद जो है ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधा उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा भाई? इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। अंतर्जातीय विवाह भी आप देखेंगे, चूंकि अंतर्जातीय विवाह जो होता है, जातिवाद तो ज़्यादा एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण के लिए मतलब वो होता है, ठीक है, खतरा होता है। अंतर्जातीय विवाह आप समझते हैं क्या होता है? अंतर्जातीय विवाह दो मतलब कि अलग अलग जातियों में विवाह होता है, तो वो उतना ज़्यादा फैक्टर वो नहीं इफेक्ट करता है राष्ट्रीय एकता में। हालांकि जातिवाद क्या करता है, तमाम प्रकार के मामले, संप्रदायवाद, जातिवाद, ये जो होता है ये राष्ट्रीयकरण में बड़ा बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? राष्ट्रीय एकता में कौन सा बाधक तत्व नहीं, इनमें से बताएंगे। बाधक तत्व क्या नहीं है? देखिए, भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद, ये तीनों जो हैं राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। आधुनिकीकरण नहीं उत्पन्न करता राष्ट्रीय एकता में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुछ प्रश्नों को मैंने जानबूझ करके रख दिया ताकि अगर कहीं से प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाए उनको, ठीक है। देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है भैया कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन थे? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक महोदय हैं, ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के भी 3 सिद्धांत दिए हैं। अमेरिका के पशु वैज्ञानिक हैं ये थॉर्नडाइक महोदय, ठीक है। तत्परता का नियम दिया इन्होंने, अभ्यास का नियम दिया, प्रभाव का नियम दिया, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम क्या है? बताइएगा। थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम क्या है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, तीनों नियम है सीखने के, अधिगम के। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर। अधिगम माने सीखना ही होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, घ ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है, ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर शोध किया था? बिल्ली पर शोध किया था। 1898 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लियर? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के समर्थक कौन है? स्पीयरमैन है, 1923 में दिया था। घ ऑप्शन। अगला प्रश्न, सेमेस्टर प्रणाली की अवधि कितनी होती है? सेमेस्टर प्रणाली जो आप लोग पढ़ते हैं, 6 महीने पे एक प्रकार से पेपर होता है। ख ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? किसने कहा भाई? फटाफट से आप बताएंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मूल शिक्षा है, क्या है मूल शिक्षा? मूल शिक्षा जो है प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व, सभी का आदर, ये सब सिखाती है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है इनमें से? टेलीविजन, रेडियो, ईमेल, ये होता है, सिनेमा होता है, ईमेल। घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि का सिद्धांत क्या नहीं भैया? प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ये एक अनुवांशिक सिद्धांत है। घ करेक्ट आंसर हो जाएगा, घ ऑप्शन। एक तत्व का सिद्धांत, द्वि तत्व और बहुतत्व का सिद्धांत ये बुद्धि के सिद्धांत है।
अगला क्वेश्चन है, श्रव्य सामग्री को छांटिए। श्रव्य सामग्री इनमें से देखें, चार्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है, नक्शे को आप देखेंगे और ब्लैक बोर्ड को भी आप देखेंगे। ब्लैक बोर्ड बोलेगा नहीं, ना नक्शा बोलेगा, ना चार्ट बोलेगा। रेडियो जो है बोलता है, वो श्रव्य है, यानी सुन सकते हो आप उसको, रेडियो को, ठीक है। तो श्रव्य साधन क्या है? रेडियो है। ऑप्शन खा करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, नवाचार के व्यवधान है, ठीक है। तो दृश्य, श्रव्य, ये दो साधन होते हैं। दृश्य, चार्ट, नक्शा, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्टी, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके क्या होते हैं? दृश्य साधन होते हैं, ठीक है। इसको आप देख करके जान पाते हैं। रेडियो में आप सुन करके जान पाते हैं, ठीक है। जबकि आप देखें टेलीविजन वगैरह, वो श्रव्य दृश्य दोनों साधन है। टेलीविजन पर आप देखते हैं, सुनते भी हैं। क्लियर। नवाचार के व्यवधान बताएं। नवाचार में संगणक, तकनीकी और मशीन, ये सब क्या करते हैं? नवाचार को आगे बढ़ाते हैं, व्यवधान नहीं करते हैं। तो अंधविश्वास जो है व्यवधान करता है नवाचार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। तो लगभग 100 से अधिक आप लोगों ने आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को समझ लिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्नों के लिए जो है लगातार मैं देता रहता हूँ। और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया हमने। तो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देख लीजिएगा। वो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल में प्लेलिस्ट में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा और बहुत सारे मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। तो अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी आपका होगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर वालों का। तो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अभी से आप प्रारंभ कर देंगे। वीडियो देखते रहिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है। तो अभी से प्रारंभ कर दी तैयारी, ताकि जब मैं फिर से मॉडल पेपर डिस्कस करवाऊँ या सिलेबस वाइज, मतलब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, तो आप आसानी से पढ़ पाएँ, ठीक है। तो आप लोग प्रारंभ कर दीजिए भैया, पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के लिए तैयारी जो है बहुत पहले मैंने करवा दी। बहुत सारे चैप्टर वाइज वीडियो भी पड़े हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।